मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माता तुल्य बहनों, आज हाजिर हूं मैं इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर। कल हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था, जहां हमने डील किया था अथर्स इंट्रोडक्शन से, अर्थात लेखक साहब के परिचय से। कल हमने अपने परम पूज्य बापू जी के जीवन पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था और आज बारी है इस चैप्टर की शुरुआत करने की। हम चल रहे हैं इस चैप्टर के हर एक पैराग्राफ को, हर एक सेंटेंस को, यहाँ तक कि हर एक वर्ड को टच करने और ये समझने कि कौन सा पैराग्राफ, कौन सा सेंटेंस और कौन सा वर्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा लाइन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बनाया भी जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत करने। ये रहा आपके सामने फर्स्ट पैराग्राफ, जहां महात्मा गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव, मैं ऐसा मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरा मानना है, मेरा नहीं महात्मा गांधी जी का, वो कहते हैं कि मेरा मानना है, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है वो पूरी दुनिया में बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी पूरी दुनिया में नहीं की जा सकती है, उसको पूरी दुनिया पछाड़ नहीं सकती, कमतर नहीं कर सकती है। यहाँ बीटन से अर्थ होगा बराबरी करना या पछाड़ना या कमतर करना। तो भाई, हमारी सभ्यता इतनी महान है कि दुनिया की कोई भी सभ्यता हो उसकी बराबरी नहीं कर सकती है, हमारी सभ्यता को पछाड़ नहीं सकती है, कम नहीं कर सकती है। आगे कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज बराबर नहीं है। किस चीज के? द सीड्स, उन बीजों के, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिसे हमारे पूर्वजों ने बोया है इस मिट्टी में। महात्मा गांधी जी कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती है जो बीज हमारे पूर्वजों ने इस धरती में बोया है। क्या बोया है हमारे पूर्वजों ने? हमारे पूर्वजों ने यहाँ बोया है संस्कार का बीज। उन्होंने यहाँ एकता, प्रेम, स्वभाव, नैतिकता, सहिष्णुता, इन सब का बीज इस मिट्टी में बोया है हमारे बुजुर्गों ने, और वही चीज आज भी हम में मौजूद है। हमारे बुजुर्ग श्री राम जी, उन्होंने प्रेम करना सिखाया, बराबरी करना सिखाया, उन्होंने सरल शांत रहना सिखाया। वो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है और वो चीज आज भी हमारे भीतर है, हमारी अपनी भारतीय सभ्यता में मौजूद है, भारतीय संस्कार में मौजूद है। आगे कहते हैं, रोम वेंट, कि रोम बर्बाद हो गया। अब यहाँ रोम से मतलब है रोमन एम्पायर, दुनिया का एक विशाल एम्पायर था रोमन एम्पायर, बहुत विशाल। उस रोमन अंपायर को भी बर्बाद होते समय न लगा, वो विशाल महान अंपायर रोमन अंपायर बर्बाद हो गया। और इनके पीछे पीछे ग्रीक, बोले तो ग्रीस, ग्रीस वाले सभ्यता का भी वही दशा रहा, ग्रीस वाले सभ्यता की भी वही किस्मत हुई। लेकिन आगे देखें, जब द माइट, अब यहां माइट का मतलब है ताकत, द माइट ऑफ फैरोज। अब यहाँ फैरो जो हैं, ये दरअसल फारो वो कहलाते हैं जो राजा होते हैं इजिप्ट के। द माइट ऑफ फारो यानी इजिप्ट के राजाओं की ताकत जो है वो टूट गई। ऐसा मानते थे कि इजिप्ट के राजा कि वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान है, दुनिया का सबसे दौलतमंद राजा है, और वो खुद ही भगवान है, ऐसा वो घोषित करते थे कि उनके सामने दुनिया वालों को पूजना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और उर्दू में इनके लिए एक शब्द भी है, फिरौन। तो यहाँ के जो फिरौन हुआ करते थे वो कहते थे कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, सबसे धनी इंसान है, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाए। तो उनका भी वो अस्तित्व ना रहा, वो भी खत्म हो गए, फायरो भी खत्म हो गए। और आगे देखो जापान के बारे में क्या कहना है, ये तो अब पश्चिमीकृत हो गया, वेस्टर्नाइज्ड हो गया, जापान पूरी तरह से पश्चिमीकृत हो गया। जापान एक जमाने में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति हुआ करती थी, एक जमाने में जापान का अपना कल्चर हुआ करता था, लेकिन आज जापान पूरी तरह से अंग्रेजों की तरह बन गया है, पूरी तरह से पश्चिमीकृत हो गया है, उसकी अपनी सारी पहचान खत्म हो गई है। 1945 की वो घटना याद करें, द्वितीय विश्व युद्ध की, जब अमेरिका ने जापान पे वो लिटिल बॉय फाइट बॉय बम गिराया था। उस बम के बाद, उस घटना के बाद जापान जैसे तैसे खुद को संभाला और जाकर अमेरिका से मिल गया, पश्चिम वाले देशों से मिल गया और उन्हीं की तरह अपना वेशभूषा कर लिया। तो जापान तो भाई साहब पूरी तरह से पश्चिमीकृत हो गया। और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चाइना
नथिंग कैन बी सेड। चाइना के बारे में क्या कहा जाए, वो कौन सा कल्चर का पालन करता है, वो कैसे रहता है, किसी को मालूम नहीं। कहीं कहीं किसी हिस्से में पश्चिम वाली सभ्यता दिखाई देती है, तो किसी हिस्से में उनकी अपनी सभ्यता दिखाई देती है, तो किसी हिस्से में उनका बौद्ध सभ्यता दिखाई पड़ता है, तो कहीं पर इस्लाम है। और पता नहीं ये कौन सी सभ्यता का पालन करते हैं, कौन सी संस्कृति का पालन करते हैं, इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन बट इंडिया इज स्टिल, भारत फिर भी समहाउ और अदर, जैसे तैसे, साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत जैसे तैसे आज भी अपने नींव पर मजबूती से खड़ा है, अपने आधार पर मजबूती से खड़ा है। जो तब का भारत था वो आज भी वही मौजूद है। जो तब का भारत था श्री राम जी के समय में, जो तब का भारत था हरिश्चंद्र जी के समय में, जो तब का भारत था श्री कृष्ण जी के समय में, आज का भी भारत वही है। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दुनिया की सारी प्राचीन से प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो गई, एक से एक महान धुरंधर लोग आए और चले गए, लेकिन हमारा भारत आज भी जैसे तैसे वहीं पर टिका हुआ है। आगे कहते हैं द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों ने लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेंस ऑफ ग्रीस और रोम। भाई साहब, यूरोप के लोगों ने अपनी सबक, अपना सीख, ज्ञान कहां से लिया? तो रोम और ग्रीस के लोगों से। यूरोप के लोगों ने अपनी चीजें को सीखा रोमन और ग्रीस वाले लोगों से, ग्रीक वाले लोगों से, जो खुद ही अस्तित्व में नहीं है। भाई रोमन और ग्रीक वाली सभ्यता खत्म हो गई और यूरोप के लोगों ने उनसे अपना ज्ञान लिया, तो आज उनकी भी वही दशा हुई। आज उनकी भी दयनीय दशा हो गई है। आज वो भी किसी भी सूरत में अपनी वो पुरानी चमक, पुरानी गरिमा को बनाए हुए नहीं है। जिस तरह से रोम और ग्रीस बर्बाद हो गया, उसी हालत में ये भी पहुंच गए, दयनीय स्थिति में पहुंच गए यूरोपियंस। इन्होंने सोचा कि ये अपनाएंगे रोमन और ग्रीस सभ्यता को, लेकिन उस गलती को नहीं अपनाएंगे जो गलती रोमन और ग्रीक वालों ने किया था। वो उस गलती को ना अपना के बल्कि उस गलती से बच जाएंगे और उनसे अच्छी बात लेकर पालन कर लेंगे। लेकिन क्या परिणाम निकला? इनकी भी दशा खराब हो गई, ये भी दयनीय स्थिति में पहुंच गए, ये भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। चलिए आगे दूसरा पैराग्राफ देते हैं। यहां पर आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये रहा अपना दूसरा पैराग्राफ। यहां तक हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया था। देखते हैं दूसरे वाले। यहां महात्मा गांधी जी कहते हैं, इन मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इन सब के बीच, किन सब के बीच? जहां दुनिया में उठापटक हो रही है, जहां दुनिया में बर्बादी चल रही है, जहां दुनिया में सब खत्म हो रहा है, रोम खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, जापान खत्म हो रहा है, और वहां पर हमारा भारत अडिग है। वहां पर हमारा भारत अडिग है, इमूवेबल है। आज भी ये टिका हुआ है अपने उसी पुराने अस्तित्व पर, अपने उसी पुराने आधार पर, और यही तो इसकी शान है, यही तो हमारे भारत की शान है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारत के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। और भाई साहब, पश्चिम वाले हमारे भारत के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग बुद्धू हैं, असभ्य हैं, जड़ बुद्धि के हैं, कि उनको कोई भी नई चीज सिखाई नहीं जा सकती, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, वो कोई भी बदलाव अपनाना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई, क्यों अपनाए हम कोई भी बदलाव? हम क्यों अपनाए कोई भी बदलाव? बताओ। हम नहीं अपना सकते ऐसे किसी भी चीज को, क्योंकि यहां पर जो भी हमने अपनाया हुआ है वो हर एक चीज बहुत ही अनुभव के बाद, जांच परख के बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है पालन करने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने उसे सत्य के निहाई पर हमारे बुजुर्गों ने उसको, किधर गया? ये रहा। हमारे बुजुर्गों ने, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ऑन ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस,
हमारे बुजुर्गों ने उसे अनुभव के निहाई पर, अनुभव के आधार पर सत्य पाया है, सही पाया है, उचित पाया है, तब हमें कहा है अपनाने के लिए, तब हमें उन्होंने सिखाया है करने के लिए। तो हम क्यों बदल जाए? क्यों बदलें भाई? हम वो अच्छी चीज को जो हमारे बुजुर्ग ने हमें दिया है उसे छोड़कर हम कोई नई चीज क्यों अपना लें? और जो तुम कह रहे हो कि भाई साहब हम लोग मूर्ख हैं, असभ्य हैं, हम लोग जड़ हैं, देखो ये बिल्कुल ही हमारे नैतिकता के खिलाफ, हमारी पहचान के खिलाफ, हमारे अपने स्वभाव के खिलाफ बात कह रहे हो तुम। यूरोपियन वाले ने हमें बहुत कम समझ लिया है। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, हम जरा भी जर और बुद्धू नहीं है, बल्कि हम सब कुछ समझते हुए नई चीज को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। आइए थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। तो भैया सभ्यता व्यवहार करने का, सलूक का वो तरीका है, सभ्यता व्यवहार का वो तरीका है विच पॉइंट्स आउट द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को कर्तव्य के राह पर चलाता है। अगर एक इंसान पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सभ्यता ही करा रही है उसे, सभ्यता ही उसे बाध्य कर रही है तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। तो भैया अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना और अपनी नैतिकता पर भी नजर रखना, ये दोनों ही परिवर्तनीय मुद्दे हैं। मतलब नैतिकता पर नजर रखोगे तो भी आपका कर्तव्य का पालन हो रहा है, और कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो भी तो आपकी नैतिकता निभाई जा रही है। और यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सीधा एक लाइन में पूछता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी इज फ्रॉम, ये कहाँ से ये लिया गया है लाइन, तो अब बताओगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, देखें आप कि सभ्यता व्यवहार का वो तरीका होता है जो एक इंसान को कर्तव्य के राह पर चलने के लिए बाध्य करता है। और कहते हैं कि भाई साहब कर्तव्य का पालन करना और अपनी नैतिकता पर नजर रखना, ये दोनों ही परिवर्तनीय मुद्दे हैं, परिवर्तनशील बातें हैं, अर्थात ये दोनों ही एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। जब एक का पालन करोगे तो दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करोगे तो आपकी नैतिकता भी निभाई जा सकेगी, और अगर आप नैतिकता निभाने जाओगे तो आपका कर्तव्य भी उसी के दायरे में आता है। आगे देखते हैं, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड एंड आवर पैशंस। ये कहते हैं कि भैया अगर आपने नैतिकता को नजर में रखकर कोई भी काम किया तो भाई मेरे, आप अपने मन को, अपने इच्छाओं को अपने गुलाम बना सकते हो, अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकते हो, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकते हो यदि आपने नैतिकता के दायरे में सारा काम किया तो। आपका मन हर पल आपको बहकाते जाएगा, आपका मन हर पल आपको नए नए चीज, नए नए शौक पूरा करने के लिए कहेगा, भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो समझो कि आपने दुनिया की सारी चीज पा ली। सो डूइंग वी नो आवरसेल्फ, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो ये आप करो, अपने मन पर नियंत्रण करो। और आगे गुजरात में एक कहावत है कि भाई साहब अच्छी सभ्यता मतलब अच्छा व्यवहार, ये लाइन भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अच्छी सभ्यता मतलब अच्छा व्यवहार, गुजरात में कहावत है कि अच्छी सभ्यता का मतलब है अच्छा व्यवहार। तो अगर ये डेफिनेशन सही है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन सही है, कौन सा, ये वाला जो ऊपर हमने देखा कि अच्छी सभ्यता मतलब अच्छा व्यवहार, तो अगर यह परिभाषा सही है, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। तो अगर ये परिभाषा सही है भारत के बारे में कि अच्छी सभ्यता बोले तो अच्छा व्यवहार, तो हम भारतीय अच्छा व्यवहार करना जानते हैं, और भारत को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है भाई, हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है, हमारे पास बहुत पर्याप्त है, हमें अब किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, और वो भी इन तुच्छ लोगों से जो खुद ही बर्बाद हैं और ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद ही मूर्ख हैं, हमें मूर्ख बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने हुनर पर ये आरोप लगा रहे हैं, हमारा अपना स्वभाव इनको बेकार लग रहा है और इनका बहुत महान लग रहा है, जो खुद ही बर्बाद हो चुके हैं। चले देखते हैं आगे।
वी नोटिस्ड, ये तो भाई बहुत कमाल का पैराग्राफ है। ये मैंने आपको बताया था कि ये वो पैराग्राफ है जिससे मैंने पढ़ा था और इससे बहुत कुछ सीखा हुआ था। मैंने अपने लाइफ में जो भी चेंजेस लाए थे अधिकांश वो इधर दिखाई पड़ता है इस पैराग्राफ में। कहते हैं वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमने ऐसा देखा कि जो मन है हमारा वो एक बेचैन पक्षी है, एक बेचैन पक्षी की तरह, छटपटाते हुए पक्षी की तरह। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो भैया जितना ये इसको दोगे ये इतना ही और चाहेगा। अपने मन की मुराद जितनी पूरी करिएगा ये मन और भी ज्यादा चाहते बढ़ाते जाएगा। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और भाई साहब मजाक ये है कि आप इसकी इच्छा पूरी करते जाओ, ये अपनी इच्छा बढ़ाते जाएगा, बाद उसके कहेगा कि भाई अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, अभी और। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। और जितना ही ज्यादा हम अपने इच्छाओं में संलिप्त होते जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, उतना ही हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। दे सा द हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। तो उन्होंने देखा भाई साहब कि जो खुशी है वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने से नहीं मिलती। हमारे बुजुर्गों ने देखा कि भैया खुशी हमारी इच्छाओं को पूरी करने से नहीं होती, बल्कि इच्छाओं को एक सीमा में बांधने से पूरी होती है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने से पूरी होती है। मन खुश है, मन संतुष्ट है तो सब संतुष्ट। अपनी इच्छाओं को पूरा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमेशा अपने आपका मन बेचैन रहते जाएगा। तो ऐसा करो कि आप अपने मन पे नियंत्रण करो, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया। अच्छा देखते हैं आगे, वो पैराग्राफ नंबर 6 में देखते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। कि एक व्यक्ति इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो अमीर है, नहीं। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ना ही एक व्यक्ति इसलिए नाखुश है कि वो गरीब है। ऐसा नहीं है। अमीर हमेशा खुश रहता है ये जरूरी नहीं है, गरीब हमेशा नाखुश रहता है ये जरूरी नहीं है। अक्सर देखा गया है गरीबों को खुश रहते हुए और अमीरों को बेचैन रहते हुए। गरीब जितना कमाता है खाता है और चैन की नींद सोता है, और अमीरों को सोने के लिए भाई साहब दवा की जरूरत पड़ती है। स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, वो हमेशा बेचैनी में रहते हैं, हमेशा हवस में पानी पानी लगा रहता है उनका जीवन भर। तो भाई अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान इसलिए खुश है क्योंकि वो अमीर है ना, और इसलिए ना खुश है क्योंकि वो गरीब है। अरे नहीं भाई। और द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। बल्कि अक्सर देखा गया है इसके उलट कि अमीर ना खुश हैं और गरीब खुश हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। भाई साहब यहाँ लाखों लोग हमेशा गरीब रहने वाले हैं, ये समझ लो आप। On observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure। इन सबको देखते हुए कि भाई तुम्हारे पास दौलत भी हो जाएगी तो क्या तुम खुश हो जाओगे? अगर ऐसा होता तो फिर हमारे सिद्धार्थ को तो खुश होना चाहिए। तो क्यों वो सारा दौलत सारा महल छोड़ छाड़ के चले गए बुद्ध बनने के लिए, चले गए जंगल में सारा चीज छोड़ छाड़ के। अगर होता कि दौलत से अगर कोई इंसान खुश होता तो फिर बुद्ध को तो खुश होना चाहिए, अर्थात सिद्धार्थ को तो खुश होना चाहिए। लेकिन कहाँ वो खुश थे? वो तो बेचैन थे ना, वो तो चले गए ना जंगल में, सब कुछ छोड़ के चले गए। तो हमारे बुजुर्गों ने ये बातें देखी हैं भाई कि जरूरी नहीं है तुम्हारी खुशी के लिए दौलत, तुम इसलिए खुश नहीं रहोगे कि तुम्हारे पास दौलत होगी, नहीं, बल्कि आप इसलिए खुश रहोगे क्योंकि आपका मन खुश रहेगा, आपका मन संतुष्ट रहेगा, आपको तसल्ली रहेगी। आगे बताते हैं वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। आज से हजारों साल पहले जिस प्रकार से खेती होती थी आज भी हम उसी तरह से खेती करते हैं। आज भी हम उस हल का इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। हजारों साल पहले जो हमारे यहाँ झोपड़ी हुआ करती थी, मठ हुआ करता था, आज भी हमने वो बचाए रखा है, बरकरार रखा है। और इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और जो हमारी स्वदेशी शिक्षा थी गुरु और शिष्य वाली, गुरुकुल वाली, वो आज भी हमने बचाए रखा हुआ है। वी हैड नो सिस्टम कॉरोडिंग कंपटीशन। भैया हमारे पास वो गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं है, मुंह देखा देखी नहीं है, तो वो ये कर ले तो हम भी वो कर ले।
वहां इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो हम भी बना लें, उन्होंने ऐसी पढ़ाई करानी शुरू कर दी तो हम भी करा दें। हमारे यहाँ मुंह देखा देखी नहीं है, हम किसी और से कंपटीशन और तुलना नहीं करते हैं अपनी। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया हुआ है, जो हमारे लिए उचित पाया है, हम उसी का पालन करते हैं आज भी। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हम में से हर नागरिक, भारत का हर नागरिक अपना पालन करता है, अपने अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करता है, अपने काम को, अपनी पेशा को बहुत ईमानदारी से करता है, अपने व्यापार को बहुत ईमानदारी से करता है और बिल्कुल उचित मेहनताना मांगता है। लूटता नहीं है ये, बिल्कुल उचित मेहनताना मांगता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। अरे ऐसा नहीं है भाई कि हमें मशीनें बनाने नहीं आती हैं। अब तुम कह दोगे कि आज भी वही हल का प्रयोग कर रहे हैं, हजारों साल पहले जो प्रयोग हुआ करता था, तो मतलब आप लोग को आविष्कार करने नहीं आता। अरे ना ना, ऐसा नहीं है, हमें आविष्कार करना आता है, हमें मशीनें बनाने आती हैं, बट हमें मशीनें बनाने आती हैं but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. अरे हमें मशीनें बनाने आती हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम इन मशीनों में उलझ के रह गए, इन मशीनों पर निर्भर रह गए, तो हम अपनी नैतिकता खो देंगे। हम वो खेती बाड़ी, शिक्षा, हम वो सारी चीजें, भाईचारगी वगैरह, ये सारी चीजें हम खो देंगे। हमारे बुजुर्ग ये जानते थे कि हम मशीनों का जो एक बार गुलाम हुए, हमारे पास जो अपनी नैतिकता है, जो अपने संस्कार हैं, वो सारी चीज खत्म हो जाने वाली हैं। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could do with our hands and feet. इसलिए उन्होंने बड़ी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि आज हम जो कर रहे हैं वो ही आगे करते रहें। आज जो हम कर रहे हैं वही आगे करते रहें। हम हाथ और पांव से ही अपना काम करते रहें, ना कि मशीनों पर डिपेंड रहें। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of hand and feet. उन्होंने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा कि भैया मशीन पर गुलाम रहकर हम अपनी सेहत को गंवा देंगे, लेकिन अगर हम अपने हाथ और पांव से काम करें तो शायद हम स्वस्थ रहेंगे हमेशा। और ये सत्य भी है कि हाथ और पांव से जब आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप तंदुरुस्त रहोगे, सेहतमंद रहोगे। 7वें पैराग्राफ को देखते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and people would not be happy in them, but there would be gangs of thieves. आगे हमारे बुजुर्गों ने बताया कि भैया जो बड़े बड़े शहर है ना, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जो बड़े बड़े शहर हैं, ये बड़े बड़े शहर जो हैं भाई, वो एक बोझ है, एक फांसी का फंदा है। जहां बहुत चहल पहल होती है, जहां बहुत बुराई है, वहां चोरों डकैतों का गैंग रहता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में चोरों और डकैतों का गैंग रहता है। वहां पर डाकू होते हैं, वहां पर वेश्यावृत्ति होती है। वेश्यावृत्ति है अर्थात पैसे के लिए अपने देह का व्यापार करना, तो वहां वेश्यावृत्ति है। वहां पर गंदगी दिन ब दिन फैलती जा रही है, खिलती जा रही है। इतने ज्यादा शहरों में गंदगी है। एंड द पुअर men would be robbed by rich. They were therefore satisfied with the small villages. हमारे बुजुर्गों ने देखा कि जो शहर है वो गंदगी का ढेर है, वहां इतना बोझ है, इतना प्रेशर है, इतना तनाव है कि लोग घुटन जैसी जिंदगी जीते हैं। वहां चोर हैं, डकैत हैं, वेश्यावृत्ति हैं, सारी गंदगी आपको शहरों में देखने को मिलेगी। और ना ही सिर्फ वो कम हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। एक बार जो गरीब शहर में चला जाए भाई साहब, अमीर द्वारा लूट लिया जाएगा वो। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे अपने छोटे से गांव में ही खुशहाल जिंदगी जिया करते थे, खुश रहते थे। समझे? आते हैं 8 पैराग्राफ पे। ये रहा हमारा 8वां पैराग्राफ। यहां कहते हैं हमारे गांधी जी, दे सा दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वर इंफीरियर टू द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू द इंफीरियर टू द ऋषिज
एंड द फकीर्स। हमारे बुजुर्गों ने देखा तो भैया धरती के असली धरती के असली मालिक तो हमारे ऋषि मुनि ये फकीर हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, सारी चीजें छोड़ देते हैं वो और भगवत भजन में दिन रात लगे रहते हैं। और ये बड़े बड़े राजा महाराजा, उनकी ताकत, उनकी तलवार इन्हीं ऋषि मुनियों के चरणों में झुक जाया करती है। हमारे अशोक महान हथियार त्याग दिया, अशोक महान हथियार त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा का राह अपना लिया। आप देखोगे कि कहीं महाभारत वगैरह में देखोगे या कहीं भी आपने पौराणिक किताब उठाई है या कोई भी धारावाहिक सीरियल वगैरह देखा है तो उसमें आप देखोगे कि राजा स्वयं अपनी गद्दी को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर बाहर आए, पधारे, मुनि की स्वागत करने जाता है, उन्हें बड़ी सम्मान लेकर आता है, अपनी गद्दी पर बैठा के उनके चरणों को धोता है। स्वयं हमारे श्री कृष्ण ने किया था सुदामा जी के लिए। तो भैया असली ताकत यहाँ पर है, इस ज्ञान में है, ना कि तलवार में है। कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें तो बड़ी कमजोर हैं नैतिकता के तलवार के सामने, और उनकी तलवारें, राजा और उनकी तलवारें कमजोर पड़ जाती हैं उन ऋषियों और फकीरों के तलवारों के सामने। तलवार मतलब कि उनकी बुद्धि के सामने, उनके ज्ञान के सामने, अनुभव के सामने। इसलिए तो धरती का सारा शासन इन्हीं ऋषि और मुनियों का है। भैया अगर सिद्धार्थ राजा बन जाते, सुद्धोधन के पुत्र, तो एक साम्राज्य के राजा बनते। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर और त्याग किया महल का और चले गए, बुद्ध बने, तो आज पूरी दुनिया पर उनका शासन है। आज पूरी दुनिया उन्हें भगवान मान रहा है उनके ज्ञान की वजह से। तो वो एक साम्राज्य को, एक क्षेत्र को शासित ना करके आज उन्होंने पूरी दुनिया को शासित। यही बात कहा जा रहा है तब यह राजा और उनकी तलवारें कम है, कमजोर है नैतिकता की तलवार के आगे। इसलिए धरती के सारे जो मालिक हैं, धरती के जो सारे स्वामी हैं, वो यही ऋषि और फकीर हैं। आगे देखते हैं। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। अब भैया एक ऐसा राष्ट्र जिसमें ऐसे ज्ञान की बातें हों, जिसमें ऐसे कानून नियम हो, वो किसी और को सिखाने के लिए काफी है। किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि हम किसी और को सिखाएं। हमें क्यों किसी और से सीखना है भाई? हमारे पास इतनी महान महान चीजें जो है अपनी। आगे कहते हैं, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बट दे ऑल आर इन देयर विदिन बाउंड। तो भैया हमारे देश में वकील है, डॉक्टर है, लेकिन सभी के सभी अपने दायरे में हैं, सभी के सभी अपनी सीमा में हैं। कोई अपनी सीमा को नहीं लांघता, कोई अपनी सीमा को नहीं लांघता। Everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these wakils and baths did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. तो भैया हमारे यहाँ अपने वकील हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, लेकिन सभी के सभी सीमा में रहते हैं, अपने अपने सीमा में रहते हैं। Everybody knew that these professions were not particularly superior. सब लोग जानते हैं कि ये वकील और ये जो वैद्य लोग हैं, ये भाई साहब कहीं ना कहीं लोगों को लूट लिया करते हैं। कहाँ? शहरों वाले लोगों को फंसा दिया करते हैं झूठ मूठ के जंजाल में। लेकिन हमारे यहाँ जो गांव में वकील और वैद्य हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। ये वकील और वैद्य किसी को लूटते नहीं है, बल्कि ये लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये लोगों की सेवा करने के लिए निर्भर रहते हैं, ना कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर कराते हैं। ये लोगों की सेवा करने के लिए निर्भर रहते हैं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। क्या हमारे भाई साहब गांव में जो जस्टिस है, न्याय है, ये बिल्कुल उचित रूप से होता है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, देयर वर नो डाउट्स टू लीड पीपल इनटू देम। हमारे गांव में एक ही सिद्धांत है, हमारे देश में एक ही सिद्धांत है। खैर अभी देश की नहीं, गांव की बात हो रही है कि हमारे गांव में एक ही सिद्धांत है कि भाई जितना हो सके इस झंझट से दूर रहो, इस जंजाल से दूर रहो, लड़ाई झगड़ा से दूर रहो, कोर्ट कचहरी से दूर रहो। इसलिए और ना ही कोई गांव में लालच देने वाला है, ना ही कोई गांव में किसी को लालच देकर घसीट कर लेकर चला जाए किसी न किसी गंदगी में। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स। ये जो गंदगी है ना, लालच देना, किसी को उल्टे सीधे कानून में फंसा देना,
ये सारी गंदगी शहरों में दिखती है। इसलिए जो हमारे आम लोग हैं, से पूरे एकदम स्वतंत्र रूप से और अपनी खेती बाड़ी को करते हुए अपने गांव में ही रहना चाहते हैं और साधारण से नियमों का पालन करना चाहते हैं, जहां सब लोग बराबर हैं। आई होप कि आपने 8 पैराग्राफ समझ लिया है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम 9वें पैराग्राफ को समझेंगे।